पाकिस्तान की अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत की एक स्टेक होल्डर बन गई है, जैसे फौज एक स्टेक होल्डर है। जो पिछले 10 साल में तहरीक इंसाफ की अदालती सहूलतकारी है, क्या इस मुल्क के जज उसका कोई जवाब दे सकेंगे? फौज को तो सियासत में नई मुदाखलत होनी चाहिए और फौज का सियासी किरदार खत्म होना चाहिए। फिर पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लग जाएगा। स्मगलिंग फौज की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सर। आज के शो का आगाज करेंगे आम खबर के साथ अदालती मामलात को लेकर। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया कि मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं तो किसी एक भी जज की जानिब से मुझे कोई भी मुदाखलत की जो है दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। किसी ने शिकायत नहीं की कि मुदाखलत की जाती है। मेरे ख्याल से काफी बड़ा बयान है, तो उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काजी फायज ईसा को तो डिक्टेशन नहीं दे सकता। वो उन्होंने आग के जो दरिया अबूर किए हैं, उन्होंने तो वक्त के फिरौनों, जनरल फैज और उन सबको की आंखों में आंखें डालकर तमाम आग के दरिया अबूर किए हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि काजी फायज ईसा को कोई दबाव में ला सकता है। अगर वो दबाव में आ सकते होते तो जनरल फैज के दबाव में आ जाते। अगर वो दबाव में आ सकते होते तो बाजवा के दबाव में आ जाते। जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो दबाव में तो नहीं आए। जो जो जज दबाव में आ जाते हैं वो और होते हैं। काजी फायज ईसा इज नॉट वन ऑफ देम। लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आजकल अदलिया में मुदाखलत पर बहुत बात हो रही है और एक कहा जा रहा है कि जी एजेंसियां अदलिया पर मुदाखलत करती हैं, दबाव डालती हैं, मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करती हैं, जजों की रैकी करती हैं, जजों की खुफिया इदारे जो हैं रैकी करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर फर्ज कर लें ये बातें हकीकत भी हैं, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान की अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत की एक स्टेक होल्डर बन गई है, जैसे फौज एक स्टेक होल्डर है? क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की अदलिया मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार है? लेकिन ना, एक सियासी स्टेक होल्डर है फौज। अब अदलिया एक सियासी स्टेक होल्डर बन गई है। क्या माजी के जो चीफ जस्टिस साहिबान थे वो मुल्क में सियासी स्क्रिप्ट लिखने में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे थे? या जजों ने एक सियासी जमात की सहूलतकारी नहीं की है? और क्या एक सियासी जमात को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया इस मुल्क की अदलिया ने? मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो जज आज बहुत शोर मचा रहे हैं, ये जज पिछले 8-10 साल में जज बने हैं। अब हम उन जजों की तो बात नहीं करते जो कब्र में चले गए हैं या जो रिटायर हो गए हैं। जो पिछले 10 साल में तहरीक इंसाफ की अदालती सहूलतकारी है, क्या इस मुल्क के जज उसका कोई जवाब दे सकेंगे? आप बता दें। मतलब यहाँ तो आप ये कह रहे हैं कि फौज को तो सियासत में नई मुदाखलत होनी चाहिए और फौज का सियासी किरदार खत्म होना चाहिए, लेकिन अदालतों का सियासी किरदार कायम रहना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोर कमांडर को या डीजी आईएसआई को तो सियासत में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, या चीफ जस्टिस को इख्तियार हासिल है कि वो सूबे की हुकूमत में मुदाखलत करे और सूबे की हुकूमत को अपनी मर्जी से चलने पर मजबूर करे। जी, ये मतलब इस मुल्क में ये लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब, उनका दामाद तहरीक इंसाफ का जो है वो वजीर था। तो सर चीफ जस्टिस थे, दामाद वजीर था, और जमानतों की लूट सेल लगी हुई थी। रात 11-11 बजे तक हाई कोर्ट खुला रहता था कि मोहतरम इमरान खान साहब आएंगे। मैं एक और सहूलतकारी की मिसाल देता हूँ कि गवर्नर ने परवेज इलाही को कहा एतमाद का वोट लें। चूंकि दामाद पीटीआई में था, हुकूमत पीटीआई की थी, सर चीफ जस्टिस था, लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके 2 हफ्ते की तारीख डाल दी। फिर 1 हफ्ते की तारीख डाल दी। 3 हफ्तों में परवेज इलाही ने वोट पूरे कर लिए। जब परवेज इलाही ने कहा वोट पूरे हो गए हैं, तो अदालत ने कहा नहीं नहीं चौधरी परवेज इलाही को गवर्नर के कहने पे एतमाद का वोट तो लेना चाहिए। तो भाई, जो 3 हफ्ते आपने नोटिफिकेशन मुअत्तल रखा उसको अदालती सहूलतकारी कहते हैं। वो अदालत का सियासी किरदार था। या आपने एक चीफ मिनिस्टर जिसके पास वोट पूरे नहीं थे, उसको वोट पूरे करने के लिए एक गैर आईनी, चूंकि चीफ चीफ सेक्रेटरी हुकूमत को सस्पेंड कर चुका था, आपने उसको बहाल किया, अख्तियार दिए कि वोट पूरे कर लो।
जबकि हमजा शहबाज की दफा आपने इख्तियार वापस ले लिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में जहां हम एजेंसियों की सियासी मुदाखलत के खिलाफ हैं, वहां हम अदालतों की सियासी मुदाखलत के भी खिलाफ हैं। लेकिन ना हम मान लेते हैं कि फौज इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, अदालतें तहरीक इंसाफ के हक में है। दो स्टेक होल्डर्स हो गए पाकिस्तान की सियासत के, एक फौज हो गई, एक अदलिया हो गई। माजी में हम देखते थे कि फौज और अदलिया मिलकर पाकिस्तान का सियासी स्क्रिप्ट लिखते थे। अब सूरत हाल ये है कि फौज और अदलिया के दरमियान डिवाइड नजर आ गया है, और वो उनका ख्याल है कि वो अपने जज होने की ताकत से तहरीक इंसाफ को वापस इक़्तिदार में ले आएंगे। जैसे उमर अता बिंदयाल साहब, इजाजुल हसन साहब, वो जो हम ख्याल बेंच का एक दौर था जिसमें इमरान खान की फुल सहूलतकारी की गई। तो मेरा ये मौकफ है कि हम फौज के सियासी किरदार के खिलाफ हैं, लेकिन क्या फौज के सियासी किरदार के खिलाफ होने के साथ हम अदालतों के सियासी किरदार को जायज करार दे देंगे? या जुडिशियल एक्टिविज्म को जायज करार दिया जा सकता है कि अदालतें तो सियासी सहूलतकारी करें तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है, लिहाजा उनकी अदालती सहूलतकारी को जायज करार दे दें, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर लें, वो गैर आईनी फैसला कर लें, वो एक सियासी जमात के लोगों के लिए रात 12 बजे अदालत खोल लें, जैसे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो रोते रोते घर गए हैं कि मैं हाय मैं प्रमोट नहीं हुआ, उन्होंने जरताज गुल के लिए तो रात 11 बजे आकर अदालत खोल ली, कभी किसी आम शहरी के लिए खोली? वो अपने पूरे कैरियर में मुझे बता दें कि वो किसी आम शहरी के लिए रात को अदालत बंद करने के बाद दोबारा अदालत आए थे और उन्होंने आम शहरी को इंसाफ देने के लिए रात को अदालत खोली थी, तो मैं जरताज गुल के लिए खोलने को भी जायज करार दे दूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के लिए रात को घर से आना है और आके जरताज गुल को जमानत देनी है, लेकिन सकीना बीबी के लिए आप घर से नहीं आ सकते, आपका टाइम खत्म हो गया है, तो फिर उसको जुडिशियल एक्टिविज्म और अदालती सहूलतकारी कहते हैं। आपने रात को वो जो अदालत खोली जरताज गुल के लिए, वो यकसा निजाम इंसाफ की नफी की आपने, क्योंकि आप आम शहरी के लिए नहीं खोलते हैं। जब आपने इमरान खान के लिए रात को अदालत खोली, आपने यकसा निजाम इंसाफ की नफी की। जब आपने जमानतों की लूट सेल लगाई, आपने यकसा। देखिए ना, गवादर हक दो तहरीक के जो रहनुमा थे, उन्हें अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के निजाम इंसाफ खामोश रहा, उन्होंने कहा मुकदमा गिरफ्तार कर लें। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आपने नया कानून बना दिया कि अदालत के अंदर से अदालत से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वो गवादर हक तो तहरीक के लिए तो ये कानून नहीं बनाया था ना उमर अता बंदयाल साहब ने। वो कहता रहा कि मैं भी तो अदालत में से गिरफ्तार हुआ हूं, मुझे मेरे लिए तो उमर अता बंदयाल का इंसाफ नहीं जागा, लेकिन इमरान खान के लिए एक दिन में जागा। री राइटिंग ऑफ द लॉ हो गया कि जी बिल्कुल अदालत के हाथे से गिरफ्तार नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि अदलिया को में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या पाकिस्तान की अदलिया शुतर बेमुहार होकर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अपनी मर्जी से लिखेगी? वो जिस सियासी जमात को चाहेगी इक्तदार में ले आएगी, जिसको चाहेगी क्लीन चिट दे देगी, जिसको चाहेगी डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो हम उस जुडिशियल एक्टिविज्म के आगे सरनगू हो जाएं, और अगर अदलिया को बैलेंस करने के लिए कोई इदारा मौजूद है तो उस इदारे को भी कहें कि तू तू सरेंडर कर दे अदलिया के आगे, और अदलिया अकेली ही पाकिस्तान में एक नई एस्टेब्लिशमेंट बन के उभरेगी। तो लिहाजा मैं समझता सर हूँ मैं कि यहाँ पर आज ज्यादा बड़ा सवाल पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म, अदालती सहूलतकारी और एक पॉलिटिकल जुडिशरी का है। सर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि अब आने वाले मुस्तकबिल में अदालती सहूलतकारी जो है ये खत्म हो जाएगी या आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, जजों की जो लॉट आ गई है इस वक्त हाई कोर्ट्स में, पिछले 10 साल में जो जनरल फैज साहब जज भर्ती करके गए हैं, यूथिया जजेस, वो अब अपना रंग पूरा दिखा रहे हैं हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में। और वो जो रंग है, वो रंग अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अदालत अदलिया पर चढ़ गया है। भाई, आप पर ये हो रहा है कि आप एक सियासी जमात के लिए नरम गोशा रख रहे हैं, उस नरम गोशे पर एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है, ये दो एस्टेब्लिशमेंट्स की लड़ाई है। आप ये कहते हैं कि जब हम एक सियासी जमात की सहूलतकारी करें तो हमें इस काम से रोका ना जाए, और अगर आप हमें इस काम से रोकेंगे तो आप हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं।
तो अगर इसको जायज करार देना है तो फिर पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ लग जाएगा, पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाएगा, पाकिस्तान में अदलिया जिसको चाहेगी वो इक़्तिदार में आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जैसे आर्मी चीफ के बारे में कहा जाता है कि वो तय करता है कौन हुक्मरान होगा, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तय करेगा कि कौन हुक्मरान होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि सूबे की हुक्मरानी किसके पास होगी। वो सुबह चाय बदल दें, शाम चाय बदल दें। अब तो आप देखिए ना, इस मुल्क में हुकूमतों को इतना मफलूज कर दिया गया है कि वो रोटी की कीमत भी हुकूमत मुकर्रर नहीं कर सकती। जज साहब कहते हैं ये भी मेरा अख्तियार है कि शहर में रोटी किस कीमत पर बिकेगी, ये मैं बतौर जज तय करूंगा। और हुकूमत को अगर सस्ती रोटी बेचेगी तो हुकूमत को लोगों की हमदर्दियां मिलेंगी, फिर वो पॉपुलर हो जाएगी। लिहाजा रोटी महंगी बिकनी चाहिए ताकि हुक्मरान गंदे होते रहे। इसलिए सस्ती रोटी की भी मुखालफ है ये अदलिया। ये पहली अदलिया है पूरी दुनिया की जो सस्ती रोटी बेचने के भी खिलाफ है, जो कहती है कि नहीं नहीं सस्ती रोटी ना बेचें, इससे तो गवर्नमेंट पॉपुलर हो जाएगी। हम कोई यहाँ पे गवर्नमेंट को पॉपुलर करने के लिए बैठे हैं, लिहाजा मैं आज से महंगी रोटी बेची जाएगी। तो जो अदलिया किसी हुकूमत को रोटी की कीमत भी ना मुकर्रर करने दे, उस अदलिया के सामने कोई हुकूमत कैसे खड़ी हो सकती है? मुझे लगता है फौज भी नहीं खड़ी हो सकती। और अदलिया ने अब ये तय किया है कि हम एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम इस मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है हम लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे और हम खबर शामिल करेंगे कि इंसदाद स्मगलिंग के लिए शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, देखें स्मगलिंग कराई फौज रही थी, बंद भी फौज कर सकती है। ये कस्टम के एहलकार तो बेचारे ऐसे ही मारे गए शरतों पर, स्मगलिंग कोई कस्टम के एहलकार कराते हैं। मार उनको दिया है कि वो उनके जरिए आप रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पहले भी कहा कि सबसे प्राइस पोस्टिंग कोर कमांडर कोयटा की है, क्योंकि उसको 2 बॉर्डर लगते हैं। जो कोर कमांडर बॉर्डर के करीब है वो स्मगलिंग ज्यादा करा सकता है, और स्मगलिंग फौज की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती। अगर आसिम मुनीर साहब ने बंद की है तो आप समझे बाजवा साहब ने खुली खोली हुई थी। अगर पाकिस्तान की मईशत का पट्टा स्मगलिंग की वजह से बैठा है तो वो स्मगलिंग फिर फौज ही करा रही थी ना। तो फिर उस फौज को, इसीलिए तो आप देखें ना जी, फैज साहब ने भी पिशावर जाने को चॉइस किया। वो कोई पिंडी के कोर कमांडर तो नहीं लगना चाहते थे, उन्हें भी बॉर्डर की अहमियत का अंदाजा था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौज ने इस मुल्क में स्मगलिंग को बहुत परवान चढ़ाया है। अगर वो माजी का एहतसाब नहीं कर सकती तो कम से कम ये तो तय करा दे कि आगे कभी नहीं होगी। अभी तो हमें डर है कि कल आसिम मुनीर नहीं होंगे तो परसों नया चीफ आके फिर से शुरू करा देगा। इसका कोई नियम, ऐसा मैकेनिज्म तो बनना चाहिए कि कोई आने वाला चीफ, कोई और कोर कमांडर इसको शुरू ना करा सके। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे आम टॉपिक को लेकर के एहतसाब अदालत ने बानी पीरिया और बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बोलने से मना कर दिया है। अब आप इस चीज को कैसे देखते हैं? अंदर की बात क्या है कि आप क्यों उनको रोका गया है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट तो मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि आप किसी को बात करने से रोकें। ये दुरुस्त है कि इस मुल्क में नवाज शरीफ को बात करने से रोका गया। इस मुल्क में हम पर पाबंदी थी कि हम नवाज शरीफ का नाम मीडिया पे नहीं ले सकते। इस मुल्क में हम पर पाबंदी थी कि हम मरीम नवाज का नाम नहीं ले सकते। और भी सेंसरशिप है आजकल, मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता। इसी तरह एक ये भी है कि जी फौज के खिलाफ जो है एक सेंसरशिप मौजूद है, और फौज के एक सियासी किरदार के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया में ना बात हो सकती है ना कुछ हो सकता है, लेकिन और होनी चाहिए। और अगर इमरान खान को फौज के खिलाफ गुफ्तगू करना चाहते हैं तो उनको करने देने की इजाजत होनी चाहिए, जाती इजहार राय के तहत। पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर उस गुफ्तगू के नतीजे में कोई कानून टूटता है तो वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून नहीं टूटता है तो फिर गुफ्तगू करने की इजाजत होनी चाहिए। तो मैं कोई एहतसाब अदालत के इस ऑर्डर के हक में नहीं हूं, और मेरे ख्याल में आजादी इजहार राय होना चाहिए, उनको बात करने की इजाजत होनी चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे और आप एक चीज अहम है जो बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ और बानी पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, बानी पीटीआई ही नवाज शरीफ से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। मतलब ये तो एक फजूल बात है ना। क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं? क्या इमरान खान नवाज शरीफ के साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं? नहीं।
इमरान खान का सीधा मौकफ है कि मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ बात करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ने मिन तरला भी करके देख लिया है। वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत करने को तैयार थे? नहीं। नदीम अफजल चंद का आप सुन लें, तजाद हसन ने बड़ा जोर लगाया है, नहीं हो सका। तो पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान मुल्क की बड़ी सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी सिर्फ पिंडी और जीएसक्यू से बात करने के लिए तैयार है। ये तो आरिफ हबीब साहब तो बेचारे दीवाने हैं ना। उन्होंने कहा जी डियाला वाले से बात करें। वो भाई डियाला वाले से पूछ लो, वो बात करने के लिए तैयार है। आप जाके आसिम मुनीर साहब को कहें वो डियाला वाले से बात कर ले, क्योंकि वो तो आसिम मुनीर से बात करना चाहता है। वो तो DGI नदीम अंजुम से बात करना चाहता है। वो तो चाहता है कि फौज उसको वापस इक्तदार में ले आए। उसके नजदीक ऐसी फौज जो उसके साथ नहीं है, वो गद्दार है। वो मीर जाफर है, मीर सादक है, और अगर न्यूट्रल है तो जानवर है। तो ये मामला इमरान खान और फौज के दरमियान है। आप सियासी जमातों को एवं बीच में घसीटती हैं। या तो आप कहीं ना कहीं इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं मुल्क की सियासी जमातों के साथ बात करना चाहता हूँ, और सियासी जमातों ने इनकार किया है। भाई वो फौज से बात करना चाहता है, फौज उससे नहीं बात करना चाहती, उसके और फौज के दरमियान है। आप ऐसे ही इस किस्म के सवाल करते रहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।